दर, रेट, बोलो वेलोसिटी, वेग एक ही बात होता है। अब हम जानते हैं कि फिजिक्स के अंदर जो वेलोसिटी होती है वो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज ऑफ टाइम, विस्थापन में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय होता है। लेकिन हमारे केमिस्ट्री के अंदर डिस्प्लेसमेंट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। या केमिस्ट्री के अंदर कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता हर जगह यूज आती है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज ऑफ टाइम, यानी सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। यानी आर जो है जिसको हम रेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ए टी सेकेंड अगर डिफरेंशिएशन फॉर्म में रखें तो आर इज इक्वल टू डी सी अपॉन डी टी। अगर हम रेट की यूनिट की बात करें तो हमें पता होना चाहिए डी सी अपॉन डी टी मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन केमिस्ट्री क्या होती है, बोलो मोल पर लीटर, और टाइम की हमेशा सेकंड होती है। तो रेट, यूनिट ऑफ रेट क्या आएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या देखना है, मैंने लिखा ऑलवेज, यानी चाहे कोई भी रिएक्शन स्लो हो या फास्ट हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, जीरो ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो यूनिट ऑफ रेट है वो हमेशा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ही होगी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें केमिकल काइनेटिक के अंदर, चूंकि पूरे चैप्टर में हमें रेट के बारे में ही बात करनी है, इसलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेट का मीनिंग चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज ऑफ टाइम होता है। चाहे मुझे रिएक्टेंट की डिसोसिएशन रेट फाइंड आउट करनी हो, चाहे प्रोडक्ट की बोलो फॉर्मेशन रेट फाइंड आउट करनी हो, रेट का मीनिंग ऑलवेज चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज ऑफ टाइम होगा। अब इस टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फंडा क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी रिएक्शन जो आपको एग्जामिनर दे दे उसके अंदर जितने भी रिएक्टेंट होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं, रिएक्टेंट की डिसोसिएशन रेट या विघटन की दर, उत्पादों की फॉर्मेशन रेट, बनने की दर या अभिक्रिया की दर का अवकलन समीकरण बनाना आपको आना चाहिए। ये इस टॉपिक की जान है। अगर इस टॉपिक के अंदर सबसे पहला फंडा यही है जो आपको सीखना है, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। क्लियर? जो हमारा सबसे पहला फंडा होगा अभिक्रिया कारकों के विघटन की दर, उत्पादों के बनने की दर और अभिक्रिया की दर। यानी क्या सिखाने जा रहा हूं, डिसोसिएशन रेट ऑफ रिएक्टेंट, फॉर्मेशन रेट ऑफ प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको ये फंडा समझ में आ गया तो इस टॉपिक का 50% पार्ट आपका काम हो जाता है, क्योंकि इसी पे बेस सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ए चेंज इन बी, ए इज ए रिएक्टेंट, बी इज ए प्रोडक्ट। क्लियर? तो मैंने कहा t बराबर 0 पर ए की कॉन्सेंट्रेशन है C1 और ए टी सेकेंड पर ए की कॉन्सेंट्रेशन है C2। ओके, तो मैंने कहा C1 इज ग्रेटर देन C2, नेचुरल है। तो अगर डिसोसिएशन रेट ऑफ ए के विघटन की दर निकालेंगे तो अभी मैंने बोला रेट का मीनिंग चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज ऑफ टाइम, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी करूंगा। और हमें बचपन से यही सीखा है कि चेंज का मतलब आफ्टर माइनस बिफोर, तो C2 माइनस C1 और डेल्टा टी को T2 माइनस T1। तो हमें पता है कि C2 बोलो C1 इज ग्रेटर देन C2। तो हमें पता है कि इस केमिस्ट्री के अंदर स्केलर वेक्टर जैसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पर रेट को हमेशा पॉजिटिव रखना है और इनका डिफरेंस तो नेगेटिव आएगा। इसलिए रिएक्टेंट के केस में जब जब डिसोसिएशन रेट निकाली जाएगी तब तक आपको क्या लगाना है, नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अगर इसी को मैं सिंप्लीफाइड लिखूं, डिसोसिएशन रेट ऑफ ए, तो क्या कर दूंगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी। हाँ, फॉर्मेशन रेट ऑफ बी, बी के बनने की दर करूंगा। तो इसमें तो हमें पता है कि बोलो C2 इज ग्रेटर देन C1, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। यानी जब भी हम रिएक्टेंट की डिसोसिएशन रेट निकालेंगे तब हमें नेगेटिव लगाना है, और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन रेट निकालेंगे तो हमें पॉजिटिव लगाना है। और जब भी रेट ऑफ रिएक्शन करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबकी हम रेट को सिमिलर करते हैं, स्टोकियोमेट्री को ध्यान रखते हैं। चूंकि इसमें 1 मोल है इसलिए माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी अपॉन डी टी आ गया। क्लियर? मैं इसी का दूसरा एग्जांपल लेता हूं। ओके, दूसरा एग्जांपल हमने लिया जिसमें हमने देखा इसके 2 मोल, इसका 1 मोल, उसका 3 मोल, और इसी में हम करने की कोशिश करते हैं जैसे ए के विघटन की दर। एक बात ध्यान होनी चाहिए, कभी भी कोई भी रिएक्शन मिल जाए उसमें जब भी हम इंडिविजुअली रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की डिसोसिएशन रेट या फॉर्मेशन रेट फाइंड आउट करते हैं तो स्टोकियोमेट्री का मोल का कोई रोल नहीं होता है। मोल का रोल केवल और केवल जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन इक्वेशन बनाते हैं तभी उनका रोल रहता है। क्लियर? तो मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए ए के विघटन की दर, बस हमें क्या ध्यान रखना, जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उनकी डिसोसिएशन रेट के लिए हमें माइनस लगाना है। तो ए के विघटन की दर माइनस डी अपॉन डी टी, बी के विघटन की दर माइनस डी बी अपॉन डी टी, ओके, डिसोसिएशन रेट ऑफ बी, सी के बनने की दर फॉर्मेशन रेट ऑफ सी करेंगे प्लस डी सी अपॉन डी टी। हमने किसी तरह की स्टोकियोमेट्री मोल का कोई रोल नहीं रखा, लेकिन जब हम डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बना रहे हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी है उसमें आप ध्यान दोगे तो हमें क्या पता चल रहा है, इसका 2 मोल, इसका 1 मोल और इसका 3 मोल। तो हमें इन सब को बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका माइनस 1/2 डी अपॉन डी टी, तो माइनस डी बी अपॉन डी टी प्लस 1/3 डी सी अपॉन डी टी। यहाँ से हमें क्या रूल पता चला, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन बनाते हैं तो हमें क्या करना है, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो जिनके जो मोल दे रखा हो उनको 1/, करके लिखना है। क्लियर? और रिएक्टेंट में नेगेटिव लगाना है, प्रोडक्ट में पॉजिटिव लगाना है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर ए के 2 मोल है तो माइनस 1/2 डी अपॉन डी टी, बी का 1 मोल है तो 1/1 लिखा, तो आपको बोलो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए माइनस डी बी अपॉन डी टी, और 3 मोल है तो 1/3 डी सी अपॉन डी टी। इसी पे अप्लाइड एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपको एक इक्वेशन यहाँ पर मिली है N2 + 3S2 चेंज ऑफ 2NH3, हैबर प्रोसेस से अमोनिया के फॉर्मेशन की ये इक्वेशन को मैंने लिखा है। इसमें अगर सपोज दैट एग्जाम में मुझे इनमें से कोई भी एक चीज पूछे, हम सीख रहे हैं इसलिए 4 चीजें कर रहे हैं, फाइंड आउट फॉर्मेशन रेट ऑफ NH3, अगर NH3 की बनने की दर, तो पोलो क्या आंसर होगा, प्लस DNH3 अपॉन dt, डिसोसिएशन रेट ऑफ N2, तो हम क्या करेंगे, माइनस dN2 अपॉन dt, अगर डिसोसिएशन रेट ऑफ H2 माइनस dH2 अपॉन dt। मोल का कोई रोल नहीं होगा, लेकिन जब भी हम डिफरेंशिएशन इक्वेशन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस dN2 अपॉन dt, इसके 3 मोल है तो माइनस 1/3 dH2 अपॉन dt, और NH3 के बोलो 2 मोल है तो प्लस 1/2 DNH3 अपॉन dt। क्या ध्यान रखा कि अगर हमें डिफरेंशिएशन इक्वेशन बनानी है तो रिएक्टेंट में नेगेटिव, प्रोडक्ट में पॉजिटिव लगाना है, और जो मोल दे रखे हैं उनको 1/, करके लिखना है। क्लियर? तो ये तो मैंने थोड़ी सिखाई है। अब अगर इसमें बेस्ट क्वेश्चन देखें तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, पहले हमने वो 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 SO2 प्लस O2 चेंज इन 2SO3। यहाँ पर आपसे पूछा है डिसोसिएशन रेट ऑफ SO2, यानी SO2 के विघटन की दर पूछी है, SO2 के विघटन की दर। क्लियर? विघटन की दर, तो हमने 4 ऑप्शन देखा, प्लस DSO2 अपॉन dt, माइनस 1/2 DSO2 अपॉन dt, माइनस DSO2 अपॉन dt, प्लस, तो हमने देखा सारे SO2 को दे रखा है, आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि हो नहीं सकता, अगर यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन पूछते तो ये होता, हमें SO2 के विघटन की दर पूछी है इसलिए सी आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझना, मैं यहाँ पर क्या आपको सिखाना चाहता हूँ, ये वाली चीज तो सबको आती है, मेन एग्जामिनर कहाँ फंसाता है उसको समझना। यहाँ पर अगेन ये इक्वेशन मैंने दी है और O2 के विघटन की दर पूछी है, डिसोसिएशन रेट ऑफ O2। क्लियर? O2 का पूछा है, तो पहला ऑप्शन माइनस DO2 अपॉन dt दे रखा है, यहाँ पर ऑल दे रखा है, तो बाकी 2 ऑप्शन को भी चेक करेंगे, माइनस 1/2 DSO2 अपॉन dt प्लस 1/2 DSO3 अपॉन dt। देखो स्टूडेंट, जब भी आपको लगे कि कुछ क्वेश्चन में घुमाया हुआ है तो आपको चेक करना है कि कैसे हम आंसर को चेक करेंगे। तो ए तो हमें पता चल ही रहा है, जल्दबाजी नहीं करनी है, सब पे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन बनानी है। डिफरेंशिएशन इक्वेशन बनाओगे तो माइनस 1/2 DSO2 अपॉन dt, ओके, बोलो क्या करोगे, माइनस बोलो O2, और मैंने कहा प्लस 1/2 DSO3 अपॉन dt। जैसे हमने डिफरेंशिएशन इक्वेशन बनाई तो हमने देखा O2 के विघटन की दर माइनस DO2 अपॉन dt होता है, तो वो इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। इसका मतलब हुआ ये तो है ही ऑप्शन, ये दोनों भी होंगे, आंसर क्या होगा, डी होगा। बस क्या ध्यान रखना है कि ये वाले क्वेश्चन इसमें अंतर है, इसमें सारे ऑप्शन SO2 की फॉर्म में है और इसमें इस तरह से है। तो जब भी ऑल हो, बोथ हो, तो एक बार आपको चेक जरूर करना है कि क्या दूसरे भी सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आई होप आपको ये इस टॉपिक की जान जिसको कहते हैं वो फंडा समझ में आया होगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमने
अगर रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की डिसोसिएशन रेट, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन रेट और रेट ऑफ रिएक्शन का अगर डिफरेंशिएशन इक्वेशन बनाना सीख लिया है तो सेकंड फंडे को सीखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। तीन बातें हमेशा पता होनी चाहिए। ये एक प्रायोगिक मान है, इट्स अ प्रैक्टिकल वैल्यू। ओके, ये किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि की स्लो स्टेप पर रेट लो दर नियम लगाकर ज्ञात की जाती है। हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी डायरेक्ट रिएक्शन को देख कर नहीं बता सकते, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मान है। कोई भी रिएक्शन है उसकी जो मैकेनिज्म है, चाहे 2 स्टेप 3 स्टेप जो भी आपको दे रखा हो, उसमें स्लो स्टेप पर रेट लो लगाकर आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज दैट हमें कोई रिएक्शन मिल गई, उसकी मैकेनिज्म मिल गई, तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या पता लगाएंगे? तो तीसरा पॉइंट है अभिक्रिया की कोटि, प्रायोगिक रूप से निर्धारित दर नियम, ठीक है, में क्रिया कारकों की घातों के योग के बराबर होता है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट इन डिसाइडेड रेट लॉ। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये एक एग्जांपल है A+2B चेंज इन 3C। मैकेनिज्म आपको 3 स्टेप दे रखी है, 1 2 और 3। हमें किससे मतलब है? स्लो स्टेप से। एक ही स्टेप स्लो होगी, बाकी फास्ट दे रखी होगी। तो अगर अभिक्रिया की कोटि पूछी है, हाँ अब हम बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? स्लो स्टेप पर रेट लो लगाएंगे। रेट लो क्या होता है कि बोलो लॉ मास एक्शन की तरह, बोलो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर ये 2 रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर अगर हम करेंगे A की पावर 1/2 B की पावर 1/2, तो अकॉर्डिंग टू हमारा बोलो रूल क्या होता है कि जो भी रेट लो होता है ये रेट लो है। क्लियर? इस रेट लो के अंदर जो भी रिएक्टेंट होते हैं उनकी घातों का सम करना है, हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से इंट्रोड्यूस किया है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर कोई मुझे ये देख के पूछे इसकी ऑर्डर क्या होगी, मैं कहूँगा बता नहीं सकते, क्योंकि ऑर्डर इज ए प्रैक्टिकल वैल्यू। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी डाटा हम कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि किसी रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फंडा है हमारा, बोलो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की अणुकता। अगर मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करें, इसके लिए 3 बातें पता होनी चाहिए। ये एक सैद्धांतिक मान है, इट्स अ थ्योरेटिकल वैल्यू। उसके बाद ये डायरेक्ट अभिक्रिया में भाग ले रहे रिएक्टेंट क्रियाकारकों के मोल के योग के बराबर होती है। इसका मान कभी भी शून्य नहीं होता है। जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी है, ओके, CH3CO C2H5H2O चेंज इन CH3COH और C2H5OH। अगर हम मॉलिक्युलरिटी देखें, इसका 1 मोल इसका 1 मोल, तो मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई? 2। यानी अणुकता डायरेक्ट रिएक्शन को देख के बता सकते हैं। जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी है N2+3H2 चेंज ऑफ 2NH3। अगर अणुकता देखें तो 1 और 3 कितना हो गया? 4 हो गया। यानी आपको पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग चीज है, मॉलिक्युलरिटी अलग चीज है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, मॉलिक्युलरिटी एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म की स्लो स्टेप पर रेट लो लगाकर फाइंड आउट करते हैं, जबकि मॉलिक्युलरिटी डायरेक्ट रिएक्शन को देख के पता लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या बात समझ में आए कि कभी भी कोई रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट के कुछ ना कुछ मोल जरूर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं हो सकती है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल वैल्यू है। ओके, उसके बाद दोस्तों फिर अगेन फंडा आता है स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, छद्म एकाणुक अभिक्रिया। आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन, वह अभिक्रियाएं जिनकी कोटि 1 होती है तथा जिनकी मॉलिक्युलरिटी 2 होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन किसको कहते हैं? जिसकी ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? ऑर्डर 1 मॉलिक्युलरिटी 2 से स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। 2 बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहा हूँ, एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, और एक इन्वर्जन ऑफ शुगर। अगर हम एग्जांपल देखें CH3CO C2H5H2O और आपसे मैं कहूँ एसिटिक एसिड एंड एथिल एल्कोहल, तो इसकी ऑर्डर 1 होती है। ये प्रायोगिक मान है। मॉलिक्युलरिटी तो 2 आपको नजर आ ही रही है, क्योंकि 1 और 1 2, तो इसका मतलब हुआ जिसकी ऑर्डर 1 मॉलिक्युलरिटी 2, वो किसका एग्जाम्पल हुआ? स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। यहाँ पर दोस्तों ये पता होना चाहिए कि जिसको भी हम एक्सिस में ले लेते हैं उसकी हमेशा ऑर्डर क्या होती है?
जीरो होती है। ओके, यहाँ पर वाटर H2O एक्सिस में लिया जाता है, इसलिए रेट का ये बनता है कि आपसे मैं कहूँ CH3 CO C2H5 ओके 1 और H2O की पावर 0, इसलिए ऑर्डर क्या बनती है 1 बनती है। इसी तरह से इन्वर्जन ऑफ शुगर C12H22O11 H2O C6H12O6 C6H12O6, और इसकी भी जो ऑर्डर होती है वो 1 होती है और मॉलिक्युलरिटी 2 होती है। अगर ऐसी मिलेगा कंडीशन तो वो क्या होगी स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो यहाँ तक तो अपन ने अभी तक 4 चीज़ें सीख ली है, एक ऑर्डर ऑफ, एक रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्टेंट की डिसोसिएशन रेट, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन रेट, और रेट ऑफ रिएक्शन की डिफरेंशिएशन इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है। अब क्या होता है दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर हमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर को डिटेल स्टडी करना पड़ता है। तो हमें इन जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के अंदर एक फॉर्मूला रेट कांस्टेंट का याद रखना है, उसी का यूज करके सारी चीजें निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, किसी के अंदर हमें 4 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, एक रेट कांस्टेंट की यूनिट, एक हाफ लाइफ टाइम और एक ग्राफ रिलेटेड टू बोलो रिएक्शन। क्लियर। तो यहाँ पर अगर जीरो ऑर्डर देखें तो पहला है K0 का सूत्र, आपको पता होना चाहिए। जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट को K0 से बोलो रिमार्क करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए K1, सेकंड ऑर्डर के लिए K2, थर्ड ऑर्डर के लिए K3, जस्ट लाइक। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस किया कि ए चेंज इन प्रोडक्ट T बराबर 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C0 या A है, AT सेकंड CT या A माइनस X है। रेट इज इक्वल टू, चूँकि जीरो ऑर्डर के लिए है तो जीरो ऑर्डर के लिए ऐसे ही लिखेंगे K0 A की पावर 0, और हमें पता है रेट की जगह हम A की जगह -d/dt लिख सकते हैं। इसको इधर लाएं, हम इंटीग्रेशन करते हैं तो फाइनली हमें ये फॉर्मूला मिलता है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसी से काम हो जाएगा। यानी K0 इज इक्वल टू x/t। यहाँ पर x क्या है, T समय में बोलो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में बदली कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता है। क्लियर। तो यूनिट ऑफ K0 करेंगे तो अगर हम फॉर्मूले से देखें तो x की जगह मोल पर लीटर और T की जगह समय, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यूनिट ऑफ K0 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यानी इसका मतलब हुआ जीरो ऑर्डर एक ऐसी बोलो आपका होता है जिसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट जो होती है वो हमेशा रेट के इक्वल आती है, क्योंकि रेट की भी क्या होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसके बाद हाफ लाइफ टाइम की बात करें, हाफ लाइफ टाइम को T हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है वह समय जब किसी भी रिएक्टेंट का 50% प्रोडक्ट में बदल जाता है, उसको हम अर्ध आयु काल कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कहा ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो जीरो ऑर्डर का हर क्वेश्चन आप सेकंडों में सोल्व कर सकते हो। तो मैंने लिखा K0 इज इक्वल टू x/t, तो T को इधर लाऊंगा तो x/K0, T की जगह T हाफ हो तो x की जगह क्या होगा A/2 होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, T हाफ किया तो x की जगह A/2 लिख दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। यानी ये कुछ भी याद नहीं रखना है, अगर आपको ये याद है तो कभी सेकंडों में बदल सकते हो। इससे हमें पता चला कि जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम A के साथ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद अपन ग्राफ देखें, ग्राफ रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहला ग्राफ दोस्तों बिटवीन रेट एंड ए, तो हमें पता है जीरो ऑर्डर के लिए बोलो A की पावर 0 होती है, तो इसका मतलब हुआ किसी की पावर 0 का मतलब 1, इसका मतलब हुआ कांस्टेंट रहेगा, बोलो ये सब ग्राफ बनेगा। दूसरा ग्राफ हाफ लाइफ टाइम और A के साथ, हमें पता है कि T हाफ इज इक्वल टू A/2 K0, यह भी फॉर्मूला निकाला था जीरो ऑर्डर के लिए। तो T हाफ A के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरह से आपका ग्राफ आएगा। ठीक है, A को बढ़ाने पर T हाफ बढ़ेगा। ग्राफ बिटवीन x और t, हमें पता है K0 इज इक्वल टू x/t, तो x इज इक्वल टू K0t, तो K0 कांस्टेंट है, तो x और t में कैसा रिलेशन हुआ, सीधी रेखा। आई होप आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। क्लियर। इसी तरह से हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की स्टडी करनी है। पैटर्न फिक्स हो गया कि हमें किसी भी ऑर्डर के लिए सबसे पहले रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर यूनिट पता होनी चाहिए, फिर हाफ लाइफ टाइम पता होना चाहिए, फिर ग्राफ पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर का ही होता है, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ए चेंज इन प्रोडक्ट T बराबर 0 पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज A एंड आफ्टर T सेकेंड A माइनस X। ओके,
रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सारा काम होगा। K1 इजिकल टू 2.303 अपॉन टी log A अपॉन A माइनस एक्स। ए क्या होता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और A माइनस एक्स क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन 8 t सेकेंड। ओके, यहाँ पर अगर हम यूनिट ऑफ K1 देखें दोस्तों, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का बोलो यूनिट निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है फॉर्मूला मेथड, एक होता है क्लासिकल मेथड। फॉर्मूला मेथड, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, इसी से करेंगे तो ये तो कांस्टेंट चीज़ है, टी का सेकंड लिख दिया, ऊपर मोल पर लीटर से कट गया, इसका मतलब यूनिट क्या आ गई? सेकंड इनवर्स। सबसे ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में यही पूछी जाती है, लेकिन इससे भी इजी मेथड है क्लासिकल मेथड। आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है तो रेट इजिकल टू K1 A की पावर 1 लगा दो। रेट की यूनिट फिक्स होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और आपको मैंने कहा ए की क्या होती है? मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट गया तो क्या आ गया? बोलो सेकंड इनवर्स। यानी आपको इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आपको किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है तो आपका क्लासिकल मेथड हमेशा बहुत इजी काम आएगा। थर्ड ऑर्डर की निकालनी तो एक ही बार थर्ड निकाल, थर्ड लगा दो, सेकंड का सेकंड लगा दो, तो उसमें आपको बिना फॉर्मूले के भी आप बता सकते हो। क्लियर? उसके बाद अगर बात करें ग्राफ की तो हाफ लाइफ टाइम की, तो हाफ लाइफ टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। K1 इजिकल टू 2.303 अपॉन टी log A अपॉन A माइनस एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद है, सब काम इससे कर सकते हैं। तो मैंने कहा अगर हम टी को उधर लेके जाए, K1 को इधर लाए तो ये चेंज हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगर हम टी की जगह टी हाफ, तो ए की जगह क्या, एक्स की जगह क्या होगा? A/2 होगा। तो यहाँ पर हमने बोलो एक्स की जगह A/2 लिखा, तो आपको पता हाफ हाफ से बोलो ऊपर 2 चला जाएगा, और यहाँ पर log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, उसको रखेंगे तो ये आ जाएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको देख के पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होती है उसकी हाफ लाइफ टाइम बोलो कभी भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, और 0.693 अपॉन K1 होती है। जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन है वो सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हुई एग्जांपल होती है। क्लियर? उसके बाद ग्राफ रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर पहला देखा बिटवीन रेट और ए, बिटवीन रेट और ए देखेंगे तो हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर इसको इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा, इस तरह से सीधी रेखा। यहाँ पर हमने देखा टी हाफ और ए, हमें पता चल रहा है ए पे डिपेंड ही नहीं करता है तो कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर लोग सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ log A माइनस एक्स और टी के अंदर बनाते हैं, तो K1 इजिकल टू 2.303 अपॉन टी log A माइनस ए अपॉन A माइनस एक्स। तो यहाँ पर ग्राफ इसमें और टी में करना है, इसको ये रहने देते हैं, बाकी उधर को लेके जाते हैं। तो यहाँ पर K1 अपॉन 2.303 और टी, और यहाँ पर हमने देखा ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर log A माइनस एक्स और टी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हुआ, और स्लोप जो बनी K1 अपॉन 2.303। बहुत सी बार एग्जाम के अंदर ये ग्राफ दे के पूछा जाता है किस ऑर्डर का है, तो आपको पता होना चाहिए log हमेशा फर्स्ट ऑर्डर में ही आता है, तो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल बोलो ये होगा। दूसरी इसका स्लोप पूछा जाता है, तो स्लोप क्या होती? K1 अपॉन 2.303 बोलो बहुत सी बार। और बहुत सी बार फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी जाती है, और आपको ये ग्राफ को देखकर पूछते हैं स्लोप की वैल्यू क्या होगी, तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा स्लोप का तो आप कर सकते हो। क्लियर? तो आई होप आपको ये फर्स्ट ऑर्डर भी समझ में आया होगा। सेम इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर की स्टडी करें। फॉर्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट, तो K2 इजिकल टू क्या होता है? 1 अपॉन टी एक्स ए माइनस एक्स, ये तो आपको याद होना चाहिए। क्लियर? इसी का यूज करके हम यूनिट ऑफ K2 निकालें। पहला फॉर्मूला मेथड, तो 1 अपॉन टी एक्स की जगह मोल पर लीटर, ए की जगह मोल पर लीटर, और A माइनस एक्स की जगह मोल पर लीटर। तो एक तो ये कट जाएगा, बचेगा ये बोलो मोल लीटर ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स आएगा। अगर हम क्लासिकल मेथड से करें बहुत इजी, रेट इजिकल टू K2, सेकेंड ऑर्डर का तो 2 लगा दिया, फिर हमें पता है रेट की यूनिट हमेशा फिक्स होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और एक की मोल पर लीटर का स्क्वायर किया, एक से एक मोल पर लीटर कट गया तो बचा मोल पर लीटर, इधर जाएगा तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। यानी किसी भी मेथड से करो एक ही बात है। क्लियर? उसके बाद अगर बात करें हाफ लाइफ टाइम की, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद है तो सब काम हो जाएगा। K2 इजिकल टू 1 अपॉन टी एक्स ए माइनस एक्स। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर एक ऑर्डर में एक फॉर्मूला याद रखना है, वो है रेट कांस्टेंट का। अगर वो याद है तो सारे क्वेश्चन सेकंडों में किए जा सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा अगर टी को इधर लाऊंगा तो K2 को इधर ले आऊंगा, टी की जगह टी हाफ
तो आपका x की जगह a/2 होगा, यहाँ t की जगह t हाफ किया तो x की जगह a/2, इस x की जगह a/2, a में से एक में से आधा गया, आधा 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 कट गया, तो ये आपका ये आ गया। और इसको देख के पता चलता है कि सेकेंड ऑर्डर के हाफ लाइफ टाइम a के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखती है। ग्राफ का देख के सेकेंड ऑर्डर के लिए तो रेट और a2 के अंदर ऐसा डायरेक्टली आएगा, और t हाफ और a में करेंगे चूंकि इन्वर्सली रिलेशन है इसलिए इस तरह से आएगा। क्लियर। अब बात करते हैं दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर हमने अभी तक 5 कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। बोलो आप 5 कॉन्सेप्ट के साथ अब हम आरएनएस इक्वेशन की बात करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनएस ने बोलो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में रिलेशन बताने के लिए एक इक्वेशन दी जिसे आरएनएस इक्वेशन कहा जाता है। और आरएनएस इक्वेशन का मूल रूप यही है k = a e बोलो माइनस ई अपॉन आर टी। यहाँ पर हमें पता चल रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है, ये मूल समीकरण है। क्लियर। अभी इसके बहुत सारे रूप बनाएंगे। ये क्या है, यहाँ सक्रिय ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.3 जूल मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स, टी टेम्परेचर है। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर यहाँ ए क्या है, इसको आरएनएस, ठीक है, आरएनएस नियतांक भी कहते हैं, ठीक है, नियतांक या पूर्व आपसे मैं कह रहा हूँ चर घातांकी, ठीक है, घातांकी नियतांक, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्ट बोलो कांस्टेंट भी कहते हैं। ओके। उसके बाद अगर हम स्पेशल नोट बताया, एक्टिवेशन एनर्जी केवल और केवल कैटलिस्ट पर निर्भर करती है। क्लियर। अगर किसी रिएक्शन की लो एक्टिवेशन एनर्जी है तो वो रिएक्शन फास्ट होगी, और हाई एक्टिवेशन एनर्जी तो रिएक्शन स्लो होगी। उल्टा सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, किसी रिएक्शन के फास्ट होने पर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, तो अगर आपको ये दिया तो पता होना चाहिए लो और लो एक्टिवेशन एनर्जी वाले की रिएक्शन की कैसी होती है, फास्ट होती है। क्लियर। अब हम आरएनएस इक्वेशन के बहुत सारे रूप देखते हैं। ओरिजिनल रूप तो ओरिजिनल फॉर्म तो यही है। ओके। k = a e अपॉन आर टी, ये याद होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं इसको हटाने के लिए यहाँ पर एंटी लॉग ln नेचुरल लॉग करता हूँ तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये लिखूँ या log e k करूँ, एक ही बात होता है। तो यहाँ पर ये हट जाएगा और आपका ln k ln a e अपॉन आर टी आ जाएगा, क्योंकि ln e की वैल्यू क्या होगी, 1। क्लियर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि log e या ln k की वैल्यू को log में बदलना तो 2.303 log k होता है। तो यहाँ पर अगर मैं log में बदलना चाहता हूँ तो यहाँ पर इसको log में बदलूंगा 2.30 आगे लिख दूंगा, यहाँ पर भी इसको इसमें बदलूंगा तो 2.303 कर दूंगा। ओके। फिर 2.30 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ये इसका तीसरा रूप आ गया। अब उसके बाद T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 है, T2 पर K2 है। तो अगर हम K2 और K1 की फॉर्म में देखें, लो K2 अपॉन K1 ये 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। अगर आपको K2 अपॉन K1 का रेशियो T1 T2 टेम्परेचर दे दिया जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी को निकाला जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ रूप थे जो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके बाद बात करें अभिक्रिया की दर से संबंधित सिद्धांत। दोस्तों आपको पता होना चाहिए अभिक्रिया की दर के 2 सिद्धांत हैं, एक है टक्कर सिद्धांत और एक है संक्रमण अवस्था सिद्धांत, कोलेजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। कोलेजन थ्योरी कहती है कि किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले रिएक्टेंट में कोलेजन टक्कर होती है, लेकिन जितनी टक्करें होती है उसके कंपेयर में प्रोडक्ट बहुत कम बनते हैं। इसका मतलब हर टक्कर से, हर कोलेजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है। क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि इफेक्टिव कोलेजन होती है तभी क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। और इफेक्टिव कोलेजन तभी होती है जब जो टक्कर करने वाले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज़्यादा बोलो के बराबर या उससे ज़्यादा होती है, तो उनमें इफेक्टिव कोलेजन होती है और इफेक्टिव कोलेजन से प्रोडक्ट बनते हैं। यानी ये वाली जो थ्योरी है इसको कोलेजन थ्योरी कहते हैं। संक्रमण अवस्था सिद्धांत ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहती है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, संक्रमण अवस्था आती है, जिसकी एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो अनस्टेबल होती है और डायरेक्ट प्रोडक्ट में बदल जाती है। क्लियर।
कॉम्प्लेक्स बोलो जो रिएक्शंस होती है उनको समझाने के लिए बेस थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। दोस्तों यहाँ से भी बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो पहला मैंने कहा क्रिया कारकों की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो यहाँ पर बोलो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी अगर आपको कुछ भी नहीं कहा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने पर रेट इंक्रीज होती है, लेकिन एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो ये होती है, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर? तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है। एग्जाम में बहुत सी बार पूछ लिया जाता है रीज़न क्या है, तो आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कभी भी अभिक्रिया की दर बढ़ती है। उसका कारण है एक्टिवेटेड रिएक्टेंट के एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की संख्या का बढ़ना, यानी कि सक्रियत अणुओं की संख्या का इंक्रीज होना, ये कारण होगा, न कि एक्टिवेशन एनर्जी का कम होना, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी केवल और केवल कैटलिस्ट पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है। उसका एग्जैक्ट जो रीज़न है वो ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्टेंट के एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए बोलो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। और एक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, थ्योरेटिकली न्यूमेरिकली 2 गुना बढ़ती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दाब का प्रभाव, अगर आप दाब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन हमेशा हाई मोल से लो मोल की तरफ जाती है। कैटलिस्ट का इफेक्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन की जो रेट होती है उसको चेंज करते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट नाम दे रखा हो तो पॉजिटिव कैटलिस्ट अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, कारण क्या होगा, सक्रियण ऊर्जा को कम करके। नेगेटिव कैटलिस्ट अभिक्रिया की दर को घटाते हैं, कैसे बढ़ा, बोलो सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर। तो दोस्तों मैंने एक आपको पूरा जो चैप्टर जो कि अपने आप में बहुत बहुत लार्ज चैप्टर है, मैं अगेन बता दूं, उसको मैंने शॉर्ट समराइज करके लगभग आपको मैंने आधा घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कराया है। अगर आप इसको सुपर फास्ट तरीके से बोलो 2-3 बार रिवीजन करोगे तो आपके फंडे बहुत क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये जो मैंने लेक्चर आपको बताया वन शूट इस टॉपिक का किया ज़रूर समझ में आया होगा। कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा आपको ये लेक्चर। ओके, और इसी तरह से पढ़ते रहें और मस्त रहें, क्योंकि साइंस बहुत इजी है, डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया सही हो जाए। आपको हर एक टॉपिक को लगे कि यार टॉपिक बहुत इजी होते हैं अगर आपके फंडे क्लियर हो जाए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।